जहां शेख हसीना को कोर्ट ने दोषी माना। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी माना है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर सुनवाई हो रही थी। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आई है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। बड़ी अपडेट है, शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा शेख हसीना को, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आई, शेख हसीना को फांसी की सजा। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां शेख हसीना को दोषी माना गया है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आई है। शेख हसीना को फांसी की सजा जो है वो दी गई है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी जानकारी है। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार दिया गया। ढाका में प्रदर्शनकारियों को लेकर भी पहले से ही अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है जहां शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर आरोप लगे, 5 आरोप लगे थे। इन 5 आरोपों को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जहां पहला आरोप लगा कि आरोपियों पर हत्या की कोशिश, यातना देने के आरोप लगे। चार्जशीट में कहा गया कि हसीना ने पुलिस और आवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रहे। इसके बाद आरोप लगा कि हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आरोप नंबर 3 शेख हसीना के ऊपर लगा कि 16 जुलाई को बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे। और आरोप नंबर 4 ये लगा कि 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। यह भी कहा गया कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद, साजिश की वजह से हुई है। आरोप नंबर 5 अंतिम आरोप। इन आरोपों में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात है। और आरोप में 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। तो इतने गंभीर ये आरोप लगे थे और इन्हीं आरोपों को लेकर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने दोषी माना, फांसी की सजा दी। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही है, किस तरीके से सुनवाई हुई और क्या टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गंभीर आरोप लगे थे शेख हसीना और उनके सहयोगियों के ऊपर। एकदम देखिए, शेख हसीना और शेख हसीना का जो सहयोगी थे उनके ऊपर जो 5 आरोप लगा गया था, उस 5 आरोप को सुनते हुए और जो सुनवाई हुआ था, उन सुनवाई सुनते हुए लगातार कोर्ट की तरफ से जो हियरिंग किया गया था और जो बयान आया था, जो एविडेंस आया था, टोटल कुल मिलाकर 435 पेज का आज ये सजा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से तैयार किया गया था। उस सजा में शेख हसीना के खिलाफ में जो 5 आरोप था, वो 5 आरोप को देखते हुए सजाए मौत सुनाया गया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको सजाए मौत सुनाया गया है। और उसके साथ साथ ही उनका जो और एक सहयोगी था, उनको भी सजाए मौत सुनाया गया है। यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में जो मामला चल रहा था, जिस मामले पर जुलाई महीने में 2024 साल का जुलाई महीने में जो छात्र आंदोलन हुआ था, जो छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए करीब 800 लोगों का, ऑफिशियली 800 लोग, अनऑफिशियली 1500 लोगों जो छात्र है उनका मौत हुआ था, उसका मौत का जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज कोर्ट की तरफ से एकदम टिप्पणी में कहा गया है कि शेख हसीना का जो बयान, शेख हसीना का जो कॉल रिकॉर्डिंग, उससे स्पष्ट होता है कि शेख हसीना ये दोष कबूल करता है। और उसके साथ साथ ही शेख हसीना ने जो इंडियन जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उस मीडिया में भी शेख हसीना ने जिस तरीके से ये पूरा घटना का जिम्मेदारी खुद के ऊपर लिया है, तो उससे साफ हो जा रहा है कि शेख हसीना ये घटना के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और इसी कारण में शेख हसीना के खिलाफ में जो एविडेंस मिला है, उस एविडेंस के मुताबिक ये जो 5 आरोप शेख हसीना के ऊपर आ रहा था, उस 5 आरोपों में शेख हसीना को दोषी माना जा रहा है। और दोषी मानते हुए शेख हसीना को सजाए मौत का सजा जो है वो आईसीसी की तरफ से सुनाया गया है। जी रैनिक, दूसरी ओर अगर शेख हसीना को लेकर बात करें, शेख हसीना मौजूदा समय में भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे में उनके प्रत्यर्पण को लेकर क्या जानकारियां?
हाँ देखिए, भारत में अभी तक शेख हसीना रुके हुए हैं। शेख हसीना को प्रत्यर्पण के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा मैटर को लेकर भारत को चिट्ठी भी भेजा गया था। शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस भेजने का जो डिमांड वो बांग्लादेश का सरकार की तरफ से किया गया था। दूसरी तरफ ये मामले पर आईसीटी की तरफ से जब राय दिया जा रहा है, जब सजा सुनाया गया है, तो इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट के सामने भी दरखास्त रख सकते हैं बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट, और उसमें भारत से शेख हसीना को देश में वापस लाने का डिमांड भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। और आज कोर्ट में जब सुनवाई चल रहा था, उसी दौरान आईसीटी के कोर्ट की तरफ से भी ये बात को साफ रखा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ में जो आरोप है वो इंटरनेशनल का, वर्ल्ड का किसी भी कोर्ट पर उनको सजाए मौत ही सुनाया जाएगा। और इसी वजह से आज शेख हसीना को आईसीटी की तरफ से भी सजाए मौत सुनाया गया है। तो शेख हसीना का वापस ले जाना, शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस लौटाना, ये अभी किस तरीके से होगा, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये इसको लेकर, ये जो सजा सुनाया गया है, ये सजा को लेकर शेख हसीना के वापसी को लेकर कोई एक्शन लेगा कि नहीं, क्या इंटरनेशनल कोर्ट में वो लोग अपील करेंगे, क्या जो भारत के पास फिर से अपील किया जाएगा, भारत के पास फिर से ये सजा का जो नोटिस ये देकर शेख हसीना को देश में वापस भेजने का डिमांड रखा जाएगा। इस तरीके का बहुत सारे चीज है कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या अगले स्टेप लेगी। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जुलाई महीने में जो घटना घटा था, उसको लेकर बार बार से चर्चा चल रहा था कि शेख हसीना के खिलाफ में क्या कार्रवाई किया जाएगा, शेख हसीना को क्या सजाएं सुनाया जाएगा। आज करीब 2.5 घंटे का ये जो रायदान का जो प्रक्रिया वो चला है आईसीटी में, और इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में करीब 2.5 घंटे के ऊपर 12:30 बजे चालू हुआ था ये जो सुनवाई। उसके बाद करीब 2:30 बजे है, आखिर में टोटल 2 से 2.5 घंटे का ये जो सुनवाई में एकदम सजाए मौत सुनाया गया है शेख हसीना को। सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ ही जो और भी जो उनका दो सहयोगी थे, उसमें से एक को सजाए मौत सुनाया गया है। मगर दूसरा जो थे अल मामून, उनको रात साक्षी होने की वजह से उनको 5 साल की कैद का सजा आईसीटी की तरफ से सुनाया गया है। यानी शेख हसीना का मुश्किल और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में रुके हुए हैं, भारत से शेख हसीना को देश में वापस लाने के लिए लगातार मांग जो है वो किया जा रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। और अभी शेख हसीना को आईसीटी की तरफ से दोषी मानते हुए उनको मौत के सजा जब सुनाया गया है, तब शेख हसीना का देश में वापस की किस तरीके से होगा, देश में क्या शेख हसीना को वापस लेने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट क्या दूसरा कोई स्टेप लेगा, क्या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत के साथ फिर से कांटेक्ट किया जाएगा, ये सवाल बिल्कुल रानी, कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है कि शेख हसीना को दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई है। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और सर मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां बांग्लादेश में उस वक्त देखने को मिली थी और उसके आरोप शेख हसीना के ऊपर लगे, 15 महीने से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए, लेकिन अब उनके ऊपर यह फैसला आया, उन्हें फांसी की सजा दी गई है। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि शेख हसीना की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी? एब्सोल्युटली करेक्ट आप कह रहे हैं। शेख हसीना के ऊपर इस समय अपने कंट्री में बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, क्योंकि कंप्लीट जो ऑपोजिशन है, जो पाकिस्तानी सपोर्टेड जो सपोर्टिंग है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान और सपोर्टेड बाय रेडिकल इस्लाम, वो शेख हसीना के खिलाफ है। हालांकि जो आर्मी चीफ है वो शेख हसीना का रिलेटिव है, और वो बात दूसरी है कि अब वो स्टैंड देखेंगे अंदर क्या पॉलिटिक्स चलती है। पर एट द मोमेंट शेख हसीना स्टैंड्स विद पनिशमेंट ऑफ डेथ ऑन हर हेड। तो उसके बाद उसको फांसी की सजा तो सुना दी गई है, पर क्या ये फांसी की सजा वो कर सकेंगे, क्या उनको ऑपोजिशन होगी, क्या अमेरिका का स्टैंड होगा? देखिए अमेरिका ने काफी दखल अंदाजी शुरू कर दी है बांग्लादेश के कार्यक्रम के अंदर। हालांकि अमेरिका भी शेख हसीना से नाराज था। जो आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड,
उसके ऊपर शेख हसीना ने उनका साथ नहीं दिया। और इस समय चाइना का स्टैंड बड़ा न्यूट्रल है, चाइना इतना ज्यादा शेख हसीना को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो एट द होम ग्राउंड शेख हसीना का एट द मोमेंट एंटर भी करना एब्सोल्युटली नामुमकिन होगा। पर शेख हसीना को उस वर्ल्ड सपोर्ट में कई जगह से सपोर्ट आएगा, जो कि बांग्लादेश में मिलिटेंट इस्लाम के राइज के खिलाफ है, खासकर इंडिया। तो शेख हसीना को एट द मोमेंट इंडिया में ही पनाह लेनी चाहिए और यहीं रहना चाहिए। और इस समय बदलती स्थिति देखी जा रही है, अफगानिस्तान और इंडिया पास आ गए हैं, अब उसका क्या रवैया रहेगा ये देखना होगा। इस समय रूस क्या कह रहा है ये देखना होगा, ईरान का क्या स्टैंड है ये देखना होगा। तो शेख हसीना को अपना थोड़ा इमेज बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी इन एग्जाइल, नहीं तो शेख हसीना को एट द मोमेंट बांग्लादेश में रिटर्न टोटली डिफिकल्ट है, क्योंकि आर्मी में जो फैक्शन है वो जो उसके अपोजिशन में है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। जो पाकिस्तान बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि स्थितियां जो हैं बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं और उस पर आगे भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। और संभव लगातार जो है कोर्ट को कवर करते रहते हैं, उनसे समझेंगे हम इस पूरे फैसले को। संभव, जिस तरीके से बांग्लादेश की अदालत ने इस फैसले को देखते हुए जो है जो फैसला दिया, जो 5 आरोप लगे थे उन आरोपों को देखते हुए फैसला दिया, क्या कुछ इस फैसले में कहा गया और किस तरीके से आने वाले दिनों में मुश्किलें शेख हसीना की बढ़ेंगी? और एक चीज मैं और इंक्लूड करूंगा कि विकल्प उनके पास अब क्या है? जी देखिए, विकल्प की अगर सबसे पहले बात कर ले जी जी संभव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात हो रही थी और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का यह कहना है कि अगर विकल्प की बात करें तो अभी लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास खुले हुए हैं और इसके साथ साथ शेख हसीना इस पर अपील कर सकती हैं। अपील के साथ साथ उस अपील पर सुनवाई भी होगी और उसके अलावा पहले ऑर्डर की कॉपी हाथ में आने दें और जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसके बाद उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। और कई वकीलों का तो ये तक कहना है कि भारत सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है कि वो इस बात को, इस कन्विक्शन को माने या ना माने, क्योंकि कई वकील इस बात को कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में है तो भारत पर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से देखता है। और इसके अलावा शेख हसीना के पास भी लीगल हैं। फिलहाल उन्हें जो ये स्पेशल बांग्लादेश का ट्रिब्यूनल है उसने शेख हसीना के लिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसे कहा जाता है ऑफिशियल शब्दों में, उसके खिलाफ ये मुकदमा चला था और उसके बाद इन्हें कन्विक्ट जिसे कहा जाता है दोषी करार दिया गया है और दोषी के साथ साथ इन्हें डेथ पेनल्टी इस मामले में दी गई है कि और कई आरोप इन पर लगाए गए थे। और जिस तरह से वो पूरा घटनाक्रम हमने लगातार उसे कवर किया कि किस तरह से 2024 में ये घटनाक्रम हुआ था, बांग्लादेश में एक तरह से टेंशन हुई थी उसी को लेकर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ वकीलों से मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर दिल्ली में, तो उन वकीलों का भी ये कहना था कि इस पूरे ट्रायल में शेख हसीना का पक्ष तो एक तरह से रखा ही नहीं गया है जी, क्योंकि वो तो थी नहीं फिजिकली प्रेजेंट, वो वहां कोर्ट में वो नहीं थी, तो उनको सुने बगैर एक तरह का ये जजमेंट है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इसकी जो एक सैंक्टिटी जिसे कहा जाता है इसमें इसका वजूद कितना है। जब जो अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है वही व्यक्ति अगर मौजूद ना हो कोर्ट में तो एक तरह से कई चीजें उस पर सवालिया निशान लगाया जाता है और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने बात की है सिद्धार्थ लूथरा जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी कई लीगल ऑप्शंस पे बात बताई किस तरह से शेख हसीना इस समय इस जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है इसको बाद में कोर्ट ऑफ अपील में जो कानून के तहत बांग्लादेश के कानून के तहत जो भी अदालतें हैं उसमें इन्हें आगे चैलेंज कर सकती हैं, उस पर सवाल उठा सकती हैं और ना चाहें तो कुछ भी ना करके एकदम शांत रह सकते हैं। क्योंकि जो ज्यूरिस्डिक्शन जिसे कहा जाता है कोर्ट का कि आप ट्रायल के लिए ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ पर है, तो वो ज्यूरिस्डिक्शन जो होता है उसका दायरा क्या है कोर्ट का कि कहाँ एनफोर्सेबल है, कहाँ पर लागू किया जा सकता है ये जजमेंट, कहाँ नहीं किया जा सकता है, तो उस दायरे से शेख हसीना बाहर हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना के पास अपने लीगल ऑप्शंस हैं और वो उस पर अपील भी कर सकती हैं।
और भी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैं बात करूंगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो कानून इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं, और कुछ लगभग जिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैंने बात की उन्होंने कहा है कि अभी लीगल ऑप्शन शेख हसीना के पास हैं और वो उसे उन्हें चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, भारत सरकार पर भी निर्भर करेगा। अगर ये ऑर्डर की कॉपी भारत सरकार को मिलती है तो भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जी बिल्कुल असंभव, ये एक बड़ी बात आपने बताई है और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो लीगल ऑप्शंस हैं वो अभी भी शेख हसीना के पास मौजूद हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुरारी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका सर यहाँ पर इंडिया न्यूज पर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो लीगल ऑप्शंस की बात हमारे सहयोगी ने कही कि लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास अभी भी मौजूद हैं, तो ऐसे में सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि कौन कौन से वो लीगल ऑप्शंस हैं जो शेख हसीना के पास मौजूद हैं, जो उन्हें फांसी के फंदे से बचाएंगे। देखिए, ये हम सबको पता है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है। बिल्कुल। और अभी आप सुन रहे थे कि ये शेख हसीना के एब्सेंस में ये प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के एब्सेंस में होने से वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं होता है और ये 100% इलीगल ये जजमेंट डिक्लेयर होगा। और जिस दिन गवर्नमेंट चेंज होगी या जिस दिन ऐसा सिचुएशन बनेगा तो वो शेख हसीना इसको बिल्कुल रीओपन करने के लिए अपना कोर्ट में पिटीशन डाल सकती हैं और रीओपन होगा और इसका ट्रायल होगा पूरी तरह से, और उसके बाद जो निर्णय आएगा वही माना जाएगा। जी सर, दूसरी ओर जिस तरीके से शेख हसीना जो है वो लगभग 15 महीने से भारत में मौजूद हैं, ऐसे में अगर कोई अर्जी यहाँ पर की जाती है बांग्लादेश के द्वारा, रिक्वेस्ट भारत से की जाती है, तो उसको लेकर क्या ऑप्शन है शेख हसीना के पास? क्या उन्हें बांग्लादेश वापस लौटना पड़ेगा इस स्थिति में, या अभी भी उनके पास इस चीज को लेकर भी ऑप्शन है कि वो भारत में रुक सकती हैं? क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल असाइलम है और इंडिया ने दिया हुआ है उनको, और इस सिचुएशन में कोई मजबूर नहीं कर सकता इंडिया को कि किसी तरह से वो उनको तंग करें। और मुझे लगता है कि इंडिया में बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है और बांग्लादेश उनको किसी तरह से भेजने के लिए। बिल्कुल मुरारी जी, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करती हैं शेख हसीना आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। और हम रुख करेंगे सीधे प्रफुल्ल बख्शी जी का। प्रफुल्ल जी, अगर बात यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर करें, जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, इस फैसले के साथ साथ सर हमने एक चीज़ ये देखी कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती बांग्लादेश की सड़कों पर की गई है और यहाँ तक ये आदेश दिए गए कि जो प्रदर्शनकारी हैं अगर वो सड़कों पर उतरे तो देखते ही गोली मार दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रफुल्ल जी, ये वहां की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उसे भी पता है कि अगर ये फैसला आता है, इस तरीके का फैसला आता है, तो समस्याएं जो हैं वो बढ़ेंगी उनके देश में, उनके लिए भी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि समस्याएं बढ़ेंगी, और ये भी पता है कि अगर वो आगजनी होती है सड़कों पे और हुजूम आता है तो उनको ये डर है कि जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा और प्रॉब्लम खड़े करेंगे। पर ये बात में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि इस समय जो बहाव है वो शेख हसीना के खिलाफ है। क्योंकि मैं पब्लिक के मास ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल डिसीजन की। जहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर वो बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना के खिलाफ है, तो तब तक शेख हसीना कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो वहां पे जमीन पे ना जाएं। और कोई कोर्ट का फैसला, ये भारत नहीं है। जब अगर बांग्लादेश के जुडिशियल प्रोसेस को आप भारतीय जुडिशियल प्रोसेस के साथ में आर्ग्यू कर रहे हैं तो गलत होगा। वहां पे एक बार जो डिसीजन ले लिया गया रेडिकल गवर्नमेंट ने, वो होगा, चाहे उनको टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़े वो निकालेंगे। तो आप ये शेख हसीना को कोई भी रियायत नहीं मिलेगी जब तक कि मिलिट्री टेक ओवर करे या फिर हावी होकर गवर्नमेंट को कहे कि शेख हसीना को प्री ट्रायल दिया जाए। अगर तब तक बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। पर इस समय वो होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस है अमेरिका का, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। वो एक्सरसाइज में भी आ रहे हैं, एयर एक्सरसाइज में भी आ रहे हैं, और इस समय
उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेशियों का। तो बिल्कुल प्रफुल्ल जी, और यही कारण है कि इस फैसले को एक राजनीतिक बदला कहा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। अरविंद जी, इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया से बढ़कर एक राजनीतिक बदले के रूप में देखा जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस फैसले को किस तरीके से देख रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले को एक बदले की राजनीति कहा जा रहा है, या इसे कहा जा रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई है? क्योंकि एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड कर दूं जिसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वो ये कि शेख हसीना की मौजूदगी के बिना, उनकी दलीलें सुने बिना ये फैसला दिया गया फांसी का। बिल्कुल, ये फैसला तो पहले से ही तय था कि उनको करना क्या है, और अभी थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे बांग्लादेश लौटने वाली है। तो जो वर्तमान सरकार है उसको ये डर लगा कि अगर वे लौट आती है और उनके सपोर्टर्स अगर उनके पक्ष में आ जाते हैं तो यह वाकई उनके लिए काफी बुरी खबर होगी। और आज भी दरअसल जो शेख हसीना जी की जो पार्टी है उसका जनाधार खत्म नहीं हुआ है। आज भी वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके सपोर्टर्स हैं वहां बांग्लादेश में। तो कोई सरकार खतरा मोल नहीं लेना चाह रही थी। दूसरा ये है कि यूनुस साहब जाते जाते शेख हसीना से अपना जो पूरा हिसाब किताब है वो दुरुस्त करना चाहते थे, क्योंकि जब शेख हसीना जब वे सरकार में थी तो उन्होंने दरअसल उनके एनजीओ वगैरह पे काफी कड़ी शर्तें लगाई थी। उनके करप्शन वगैरह के काफी मामलों को उन्होंने खोल दिया था और यूनुस साहब के लिए काफी एक बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो गई थी। तो वो सारा ही ये बदले की राजनीति से वो अपना काम कर रहे थे इतने दिनों से, और अंत में वो फांसी की सजा देकर अपना हिसाब पूरा कर देना चाहते थे। जहां तक आपने जिक्र किया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोई प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी, तो यह देखना चाहिए कि यह मामला जो है वो दक्षिणी एशिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर भारत और भारत के संदर्भ में। और तो इसका असर केवल यहीं तक होगा, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव आमतौर पे कम होता है, हालांकि उसका एक रणनीतिक महत्व है। तो जो बाकी दुनिया है वो पहले ही युद्धों में उलझी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध है या गाजा में अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है। तो वो तमाम जो चीजें हैं उस कारण बांग्लादेश की तरफ खासकर यूरो अमेरिकन बिरादरी का ध्यान जाएगा ये तो मुश्किल है, और न वो लोग ऐसा चाहते हैं। पर हाँ, यह खुद बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही खराब समाचार है, और इससे बांग्लादेश की सरकार पे कट्टरपंथियों का जो शिकंजा है वो और कस जाएगा, और आगे आने वाले दशकों में कुछ नए राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों को लेकर एक नए समीकरण की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल। बख्शी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जो एक स्थिरता, एक अस्थिरता बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर, क्या आप भी यहाँ पर ये मानते हैं कि जो एक राजनीतिक बदला है वो यहाँ पर शेख हसीना से लिया गया है? क्योंकि बांग्लादेश को लेकर बात करें तो बांग्लादेश में करीब करीब 3 से 4 महीने के बाद चुनाव भी होने हैं, और उससे ठीक पहले इस तरीके का फैसला आना और शेख हसीना की पार्टी जो आवामी लीग है उसे पूरी तरीके से बैन कर देना बांग्लादेश में। अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल बदला है, और बदला कब से चलता आ रहा है, जब से कि शेख हसीना के परिवार ने पाकिस्तान के अपोज किया था और भारत को वेलकम किया था, और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान का डिवीजन करके अपने देश को पैदा करने में मदद करी। ये तो ठीक है। उसी समय से ये जो अपोजिशन पार्टी है, खासकर रेड, जो कि टोटल कट्टरपंथी मुस्लिम समाज है और जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और देखिए इसके पीछे और रिक्वायरमेंट भी ये है, उस समाज को सपोर्ट करने के लिए चाइना भी मदद कर रहा है, और उस समाज को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी मदद कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इस समय एक ऐसी एरिया पैदा हो जो भारत के खिलाफ पैदा हो, वो सपोर्ट करे पाकिस्तान। तो अगर बांग्लादेश में शेख हसीना होगी तो कभी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगी अगेंस्ट इंडिया, ये नहीं होने देंगे। तो ये जो लॉन्ग रेंज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है बांग्लादेश का, वो जो जिसको अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, जिसको चाइना भी सपोर्ट करेगा, और जिसको पूरे बांग्लादेश के रेडिकल तबके के लोग सपोर्ट करेंगे, वो चाहेंगे नहीं कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो कि शेख हसीना आ जाए और अपना ट्रायल में जीत के वो चैलेंज करने लग जाए फॉर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। तो वो ये होने नहीं देंगे। चाहे ये तीनों कंट्रीज मिलके, अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना मिलके, ये नहीं होने देंगे। तो आप खुद देख लीजिए
कि चाहे कितने भी हम रूल पोजीशन करते हैं, हाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात जाए और फिर कोई लंबा लॉन्ग रेंज होगा, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि खुल के शेख हसीना के सपोर्ट में इस समय आना चाहती है, जो कि डायरेक्टली स्टैंड लेना चाहती है। हालांकि मैंने कुछ कंट्रीज के पहले नाम लिए थे और उनसे अगर मेजर कंट्री लाइक जिसका स्टैंडिंग भारत जैसा हो या भारत हो, वो इस बात को उठाए, कुछ करे, तो बात कुछ बन सकती है। पर एट द मोमेंट ऑन इट्स ओन शेख हसीना के पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई इस समय ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो एग्जाइल में गवर्नमेंट क्रिएट करे और वहां पे उनको प्रॉब्लम के। अवामी लीग में यस उसका दम तो है थोड़ा, मतलब वो अपोजिट कर सकती है, पर अवामी लीग को खड़ा ही नहीं होने दे रहे। बिल्कुल। और इस समय आप देखेंगे इवन आर्मी का फैक्शन बड़े स्ट्रांग है और पैरामिलिट्री के फैक्शंस बड़े स्ट्रांग है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हम पैरामिलिट्री को भूल जाते हैं। क्यों? पैरामिलिट्री भी एक बहुत बड़ी फाइटिंग फोर्स है जो आर्मी का खिलाफत करती है। तो ये इस समय ये भी देखा जाएगा और अल्टीमेटली फायदा सबका तब होगा कि जब शेख हसीना जैसे पर्सनैलिटी ना रहे, खुला रोहिंग्या का प्रॉब्लम चलता रहे, चाइना का से भी आता रहे मामला, और चिटागोंग में बांग्लादेश इंटरफियर करे। ये सारी की सारी चीजें जो है चाइनीज की पॉलिसीज को सपोर्ट करती हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जैसे चिटागोंग की। बिल्कुल, मतलब बख्शी साहब ये माना जाए कि वेल प्लान्ड ये पूरा फैसला है जिस तरीके से निकलकर सामने आया है। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हैं, हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रविंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और रविंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे इस फैसले को समझना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिना शेख हसीना के पक्ष को सुने हुए ये फैसला सुना दिया गया, क्या कानूनी रूप से ये संभव है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो आरोपी है, उसकी मौजूदगी ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में इस तरीके से फैसला आना? ये जजमेंट अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है जी, और ऐसे जजमेंट बिल्कुल नहीं, इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि जिस पे आपने आरोप लगाया है उसको सुने बिना, उसको मौका दिए बिना अगर कोई भी जजमेंट पारित किया गया है, ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है और ये बिल्कुल इलीगल है। ये आई फील इट दैट अपील कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि जिस पे आरोप लगाया है उसको सुना नहीं गया। जी बिल्कुल सर, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये पूरा फैसला निकलकर सामने आया है, इसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि आखिर कानूनी विकल्प जो है वो शेख हसीना के पास क्या है। इसको लेकर भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या भारत में रहते हुए बांग्लादेश से दूर शेख हसीना अपने कानूनी विकल्पों का प्रयोग कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि इनको अभी अरेस्ट करने का, सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ये अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शी कैन गो देयर और अपनी बात को कह सकती है, क्योंकि हमको बिना सुने हुए आपने ऑर्डर पास कर दिया है। ये पॉलिटिकल ये विंडिक्टिवनेस है। ऐसे ये तो बिल्कुल जिस तरह से उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात, उनके फादर की स्मृतियों को नष्ट करने वाली बात, ये तो बिल्कुल राजनीतिक दिखाई दे रहा है कि आप ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और ये विंडिक्टिवनेस है, ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है जी। सर लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर जो विकल्प है उसको लेकर भी बात कही जा रही है, ऐसे में एक चीज नियमों को लेकर मैं और समझना चाहूंगा कि जो अदालत हस्तक्षेप करती है उसको लेकर अगर बांग्लादेश की सरकार भारत सरकार से अपील करती है, दरख्वास्त करती है कि जो प्रत्यर्पण है वो किया जाए शेख हसीना का, क्या ये प्रत्यर्पण रुक सकता है कोर्ट के हस्तक्षेप से? बिल्कुल रुक सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट मना कर देगी कि आपने बिना सुने हुए किसी कैसे आपने फांसी दे दी जी, और वो भी साधारण पनिशमेंट नहीं है, इट इज मतलब फांसी का आप जजमेंट दे रहे हैं किसी को जी, किसी की लाइफ को आपको फांसी पे चढ़ा रहे हैं बिना सुने हुए जी। गवर्नमेंट रोक सकती है, गवर्नमेंट प्रत्यार्पण के लिए मना कर सकती है और गवर्नमेंट को पूरा पावर है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक रिएक्शन में अरविंद जी आपका भी लूंगा इस बीच। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं इसमें और खटास आती नजर आएगी? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि दोनों देशों के रिश्ते उतने मजबूत नहीं थे और अब ये फैसला आना और उसमें इन्वॉल्वमेंट ये भी कि शेख हसीना का 15 महीने से भारत में ही होना। देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में शेख हसीना एक फैक्टर हो सकता है जी, पर वो केवल शेख हसीना ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को पूरी तरह से वो व्याख्या नहीं करती है जी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के और बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होते जी। हैं। पर हाँ, ये एक तरीके का हर्डल्स तो है ही, एक तरीके का जो हमारे जो संबंध है उसमें एक तरीके से खटास पैदा करने के लिए ये मामला जरूर रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से बार बार प्रत्यर्पण की मांग आएगी और भारत बार बार उसे मना करेगा, तो उसको एक तरीके से डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि शेख हसीना अभी ये जानती हैं कि अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी ताकतें नहीं है कि वह अपने फैसले को बांग्लादेश के संदर्भ में मना सके। दूसरी बात यह कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनका ध्यान अभी बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। कारण यह कि खासकर जो इजराइल और जो फिलिस्तीन वाला संकट है या रूस यूक्रेन संकट है उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश भी पूरी तरीके से भारत के खिलाफ इसलिए नहीं जाना चाहेगा कि पाकिस्तान उससे काफी दूर है, तो आर्थिक तौर पर और कई मामलों में पाकिस्तान भारत का विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ, चीन वहां पे जरूर अपनी जगह बना सकता है और अमेरिका भी वैसी कोशिश करेगा ताकि वह दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखे। तो आगे आने वाले दिनों में यह राजनीति रहेगी, पर अभी जहां पर वे हैं शेख हसीना, वहां वे सुरक्षित है और उनको अभी कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और यह जो पूरा निर्णय है वो पॉलिटिकल ज्यादा है, ताकि एक तो उनके बांग्लादेश लौटने को रोका जा सके और उनके जो समर्थक हैं उनको एक संदेश दिया जा सके कि हम इतना कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। और बाकी जो व्यक्तिगत कारण भी है कि यूनुस साहब की और उनकी जो शत्रुता है वो काफी पुरानी है। अभिषेक जी। बख्शी साहब, दूसरी ओर अगर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर बात करूं, क्या इस फैसले के बाद कोई उथल पुथल बॉर्डर पर देखने को मिलेगी? सुरक्षा के लिहाज से मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्योंकि जब बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता हमने देखी थी और जब हमने देखा कि शेख हसीना की सरकार गिरी, तो उस वक्त बॉर्डर पर हमने देखा काफी अस्थिरता थी। लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे थे, कुछ बांग्लादेशी अराजक तत्व जो है वो बॉर्डर पर आकर पत्थरबाजी भी कर रहे थे, जो फेंस थी उसको तोड़ने का, पार करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, ये दो तरीकों से होगी जी। एक तो है सिविल थ्रस्ट, जो कि इलीगल एंट्री करते हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, जो उनको ले जाते हैं, जो कि बीडीआर राइफल्स के साथ मिले होते हैं और पैरामिलिट्री से पैसा खाते हैं, पैसा देते हैं, वो जरूर इनको थ्रस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो चलती रहेगी, चाहे शेख हसीना इधर हो या उधर हो, वो तो चलता रहेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द लीगल प्रोसेसेस ऑफ जस्टिस, पाकिस्तान बांग्लादेश के जो एट द मोमेंट अथॉरिटीज ने डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दिए ताकि शेख हसीना सीन पे ही ना आए। बस दे डोंट वांट हर देयर। आप देख लेना एवरीथिंग। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूं कि फ्यूटाइल होगा आईसीजे में जाने के लिए, उसको कोई ना उसके बाद ऐसी हैसियत है। और बाय द वे आईसीजे के कौन से ऐसे हर एक वो जो प्रोसेसेस होते हैं उसको मान्यता दी जाती है। कितनी जगह आप देख लीजिए, कितने लोग इसका हनन करते हैं। तो आप इस बात पे भूल जाएगी आईसीजे से कुछ हो जाएगा। और उनकी गवर्नमेंट इतने प्रेशर में आ जाएगी बांग्लादेश की, अगर कि वो बिल्कुल एब्सोल्युटली अनदेखी कर देगी इस बात को। ये तो हम अपनी कंट्रीज की स्टैंडर्ड लगा के बांग्लादेश को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें लॉ पता है, पर लॉ जो है वो अपनी जगह रहेगा। जब तक डेमोक्रेसी और लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ को मनाया जा सकता है। इन बांग्लादेश मैं जाके देखा हुआ है। आई हैव सीन बांग्लादेश राइफल एंड आर्मी फाइटिंग देयर आपस में। तो ये इतनी कोई ऐसी जगह नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चल जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर इस समय तनाव चल पड़ेगा। इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और वो जो चिटागांग जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर तो जरूर प्रेशर और भी पड़ेगा और पड़ता रहेगा। हाँ, उनको ये डर है कि जहां शेख हसीना आ जाएगी तो वो प्रेशर चला जाएगा। तो ऑल दीज पीपल विल नॉट अलाउ शेख हसीना कुछ भी हो जाए। ये वापस इसका जाना इज एट द मोमेंट इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस पर गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर पड़े अमेरिका का या चाइना का कि आप उनको आने दीजिए। एट द मोमेंट अवामी लीग इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल। दूसरी ओर
हम रुक करेंगे जस्टिस रविंद्र जी का। जस्टिस रविंद्र जी, एक चीज़ और यहाँ पर लगातार लंबे समय से चर्चा इसको लेकर भी हो रही है, जब से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, और जिस तरीके से अभी अरविंद जी ने भी जिक्र किया और बख्शी सर ने भी जिक्र किया कि जब से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी उसमें लगभग ये तय था कि शेख हसीना को फांसी की सजा होगी। ऐसे में अब सजा का ऐलान कर दिया गया 5 मामलों को लेकर, लेकिन क्या शेख हसीना भारत की किसी अदालत का रुख कर सकती हैं? क्या भारतीय अदालत से किसी प्रकार की कोई मदद शेख हसीना को मिल सकती है? नहीं, भारत के किसी अदालत में इनको जुरिडिक्शन नहीं है जी। वो भारत की अदालत में ये अपना उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो बियॉन्ड जुरिडिक्शन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो भारतीय अदालतें हैं वहां से शेख हसीना को सहयोग जो है नहीं मिल पाएगा। इस बीच में आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन केवल 5 सेकंड में वापस लौटेंगे हम। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH देगी मिर्च। और Edify World School celebrates the release of 120 वाहन। चलिए, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर मैं आपसे जिक्र करूंगा। बात UN, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इनको लेकर बात करें। इस फैसले पर इनका रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आ सकता है अरविंद जी, आपके हिसाब से? जैसा कि अभिषेक साहब, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि अभी जो खासकर वेस्ट हैं वो काफी व्यस्त हैं, क्योंकि वेस्ट की अपनी समस्याएं हैं, वो हल नहीं हो पा रही है। और अमेरिका है, वो चाहता जरूर है कि वहां पे दखलंदाजी करे, पर अभी वह दक्षिण एशिया में आना नहीं चाहेगा। और तीसरी बात ये भी है कि भारत को इतना कमजोर देश नहीं है, तो अगर पश्चिम कोई भी निर्णय लेगा तो भारत से उसके संबंधों को देखते हुए ही लेगा। और भारत ये नहीं चाहेगा कि अनावश्यक रूप से दखलंदाजी करे या कि जो वहां की वर्तमान सरकार है उसको सपोर्ट करे। अब भारत तभी वेस्ट का यहाँ जो इंटरफेरेंस है वो पसंद करेगा, जबकि वह शेख हसीना या उसके जो खासकर जो उनके राइट्स हैं उनको लेकर वहां की अदालतों को वह कहें या कि वहां की सरकार को कहें। अन्यथा भारत तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे नहीं लगता कि कोई देश इस मसले पे अपना टांग अड़ाना चाहेगा। हाँ, चीन जरूर है, पर वह भी पर्दे के पीछे अपनी राजनीति करेगा, क्योंकि वह खुले तौर पर कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिसका कि आगे आने वाले 10 साल बाद या 12 साल बाद उसका कोई बुरा असर देखने को मिले। क्योंकि ये वर्तमान परिस्थिति कितने दिन तक टिकी रहती है। शेख हसीना अभी ताकत में नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि वे हमेशा ताकत में नहीं रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो राष्ट्रवादी सरकारें या जो फंडामेंटलिस्ट जो सरकारें श्रीलंका वगैरह में भी थी, उनको भी एक तरीके से वहां की जनता ने बाहर कर दिया। तो ये सारी राजनीति हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए चीन भी मुझे नहीं लगता कि खुले तौर पर अभिषेक शाह आएगा इस पूरे मसले में। जी। जस्टिस रविंद्र जी, दूसरी ओर शेख हसीना को लेकर बात करें। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया बांग्लादेश के ऊपर। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री पद का कोई फायदा उन्हें मिलेगा इस पूरे मामले में? नहीं, अगर वहां के लॉज में कोई इनको एग्जम्पशन होगा तो मिल सकता है। अगर वहां के कानून में कोई एग्जम्पशन अगर नहीं है तो फिर उनको प्रधानमंत्री होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जी। दूसरी ओर बख्शी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से फैसला निकलकर सामने आया और इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, पाकिस्तान का हस्तक्षेप की बातें निकलकर बार बार सामने आ रही है बख्शी साहब, और दूसरी ओर ISI का जिक्र भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है इस फैसले के पीछे। एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, ISI की मीटिंग हो चुकी है। इनफैक्ट उनके एडजुटेंट जनरल भी गए थे, ISI भी गई और ISI के रिप्रेजेंटेटिव्स भी गए। और आपको ये बता दूं कि उनकी ट्रेनिंग बाकायदा चल रही है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ द मिलिटेंट्स की बात चल रही है। जिस तरीके से वो अपने मिलिटेंट को ट्रेन करते हैं उस तरीके की ट्रेनिंग वो अब बांग्लादेश को भी दे रहे हैं। तो ये तो उनके साथ में बड़ा क्लोज कोऑपरेशन चल रही है इस बात को लेके, और बहुत सीरियस इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ आर्मी, चेंजिंग ऑफ हिस्ट्री, ये सारा का सारा एक साथ चल रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि अब वहां के लोग ये बोलना छोड़ देंगे कि भारत के ने 93,000 प्रिजनर्स लिए और हमको आजाद कराया, ये भी नहीं अब बोल रहे। आपको हैरानगी होगी, ना पाकिस्तान में ना यहाँ पे। तो ये तो चेंज ऑफ माइंड, चेंज इंडोक्ट्रिनेशन, ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। और पाकिस्तान बहुत ही ऑफेंसिवली इनको मदद कर रहा है। आपको पता होना चाहिए जो एयरक्राफ्ट चाइनीज
पाकिस्तान को दे रहे हैं और बांग्लादेश को देने शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी। तो सीरियसनेस की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो इस बात को, ये बात मान के चलिए कि एट द मोमेंट दिस केस ऑफ हसीना इज इन अ वेरी लो एंड अ वीक विकेट, और उसको इतनी को ज्यादा होगी नहीं। वो शी हैव टू बाय टाइम कि किस तरीके से और यहाँ पे अपना समय गुजारे भारत में सेफ्टी में। पर एक बात तो ये है कि हमको जोर लगाना पड़ेगा टू क्रिएट अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर इन द रीजन, वेदर वी इन्फ्लुएंस अमेरिका को इन्फ्लुएंस करें या चाइना को इन्फ्लुएंस करने की बात आ रही है, क्योंकि चाइना ने भी इंडिया के साथ सॉफ्टर स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। पर चाइना को अपना लॉन्ग टर्म एम पता होता है, लॉन्ग टर्म एम में बांग्लादेश और ये एरिया उसके इंटरेस्ट में है, तो इंडिया की बिल्कुल नहीं सुनेगा। जी जी बिल्कुल। दूसरी ओर रविंद्र जी, जिस तरीके से बांग्लादेश की न्यायपालिका पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो विश्वसनीयता है वो कम हुई है, ऐसे में जो ये फैसला सामने आया फांसी का, रविंद्र जी क्या इस पर वो विश्वसनीयता आ पाएगी लोगों की? क्या उस विश्वास के साथ इस फैसले को लोग देख पाएंगे जब कोर्ट के ऊपर इस तरीके से सवाल उठने लगे? इस तरह के फैसले जब भी आते हैं तो जनता उनको कभी भी स्वीकार नहीं करती है जी, और जनता जानती है कि न्याय क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है जी। मनमानी हो रही है और जनता के परव्यू में है। जनता हर चीज को अंडरस्टैंड करती है। जनता की बहुत सीमाएं सीमित होती हैं, इसलिए कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन अपनी आवाज उठाती है प्रॉपर टाइम पर। ये ऐसे जजमेंट बिल्कुल जो है इलीगल है और अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है। जी अरविंद जी, दूसरी ओर हसीना के खिलाफ जिस तरीके से फैसला सामने आया, क्या यह फैसला दक्षिण एशिया की राजनीति में जो रिजाइन चेंज मॉडल है उसको एक बार फिर से दोहराता हुआ उसकी वापसी को लेकर संकेत देता है? हाँ बिल्कुल अभिषेक साहब, ये बहुत सारी चीजें तय करता है जी। पहली बात तो यह कि जब यह वहां पे बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था, तब वहां पे कुछ प्रगतिशील जो ताकतें थी वो थे, यंग लोग थे, पर बाद में उस पूरे के पूरे आंदोलन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया और उसने जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं जिन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया, उन्होंने उस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक करके पूरी की पूरी जो सत्ता है वो अपने कब्जे में कर ली। तो ऐसे अगर कट्टरपंथी वहां जमा होंगे तो एक नए समीकरण बनेंगे, और जो नए समीकरण है वो सांस्कृतिक समीकरण होंगे कि अगर बांग्लादेश में कोई कट्टरपंथी या खासकर जो धार्मिक राष्ट्रवादी सरकार बनती है, तो ऐसी स्थिति में भारत के साथ उनके संबंध कभी भी सहज हो नहीं सकते, क्योंकि भारत का जो यहाँ का समाज का और यहाँ का जो सब कुछ जो समीकरण है वह बांग्लादेश के साथ दुरुस्त तरीके से नहीं बैठेंगे। तो यह एक है कि हर्डल्स तो होगी ही, और ऐसे में बांग्लादेश धीरे धीरे हो सकता है कि वह चीन के गोद में चला जाए। पाकिस्तान भले ही आगे आके वह अपनी राजनीति कर रहा हो, पर पाकिस्तान में वह ताकत नहीं है, और न बांग्लादेश के लिए लंबे समय के लिए पाकिस्तान कोई फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक तो भौगोलिक दूरी है और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की वह जो संसाधन है वह पाकिस्तान के पास नहीं है कि वह बांग्लादेश के हितों को पूरा कर सके। तो यह लॉन्ग टर्म में होने वाला है, और दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए भी अगर हम बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से कहें तो भारत को भी यहाँ अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए आंतरिक आर्थिक सुधार की बहुत जरूरत है। यहाँ पे जो व्यवस्थागत खामियां हैं अगर हम वो ठीक कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र को हम लोग नेतृत्व दे सकेंगे। नहीं तो ऐसी जो आसपास या अड़ोस पड़ोस या विदेशों से आने वाली जो चुनौतियां हैं हम उसका सामना करते रहेंगे। अभिषेक साहब। जी बख्शी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से अभी हमने चुनाव का भी जिक्र किया कि कुछ समय में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले इस तरीके का एक ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, आवामी लीग को बैन करना, शेख हसीना को फांसी देना। तो ऐसे में क्या ये माना जाए बख्शी साहब कि चुनाव के नज़दीक जो हिंसा है वो देखने को मिल सकती है ज़्यादा? भारत को भी इस लिहाज से सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी कि जब मार्च के महीने में 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो वहाँ भारी हिंसा देखने को मिल सकती है, क्योंकि आवामी लीग जो है उसे बैन कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस जो है लगातार देश को गर्त में लेकर जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान की, चीन की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर बढ़ी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक, रेडीमेड सिचुएशन है। ये आगजनी होगी, ड्यूरिंग इलेक्शन प्रॉब्लम आएगी। देखिए अगर इलेक्शन की बहुत प्रॉब्लम आती है, आगजनी होती है, तो अब देखा जाएगा आर्मी का रोल क्या होता है।
क्या आर्मी उसको इस समय अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो टेक ओवर करेगी कि नहीं करेगी, ये देखा जाएगा। इस समय आर्मी चीफ की स्थिति क्या है और उस समय अमेरिकन आर्मी का कितना प्रेशर होगा, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही बात है, शायद ये भी ऐसी भी स्थिति आ जाए कि टोटल गवर्नमेंट का जो वो क्या कहते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या ओवरथ्रो हो जाए। अगर ओवरथ्रो होती है, आर्मी टोटली ओवरथ्रो कर देती है, तो मैं आपको बता देता हूं इलेक्शन तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है। उसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना या चाइना के इन्फ्लुएंस में जरूर होंगे और यही रहेगी बात। और उस समय बात बिल्कुल डेमोक्रेसी के हाथ से निकल जाएगी। तो शेख हसीना को एट द मोमेंट अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल असर में आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। बांग्लादेश से शेख हसीना को दोषी पाया और बांग्लादेश से अपडेट सामने आई कि शेख हसीना को फांसी की सजा दी जाएगी। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का फैसला सामने आया, यानी कि आईसीटी ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना और पूर्व गृह मंत्री आईजी पुलिस को भी फांसी की सजा दी गई है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आईसीटी के फैसले पर शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया, पक्षपात और राजनीति से प्रेरित फैसला बताया। आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। आईसीटी के फैसले पर शेख हसीना ने कहा कि पक्षपात और राजनीति से प्रेरित फैसला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पक्षपात के बाद जो है वो शेख हसीना ने कही है, आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, ये कहा है शेख हसीना ने। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। तो शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया। शेख हसीना को लेकर आईसीटी ने जिस तरीके से फैसला दिया, इस फैसले को लेकर शेख हसीना ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार आईसीटी के पास नहीं है। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से शेख हसीना ने आईसीटी का जिक्र किया, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरीके से आईसीटी के पास अधिकार हैं और किस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, जिसका जिक्र शेख हसीना ने किया। ऐसा ये जितने ये ट्रिब्यूनल जो बनाया गया वो लगता पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। वहां के कानून के हिसाब से उसको पावर दिए गए, लेकिन पावर का जिनको संचालन करना था, जिनको यूज करना था, दे वर नॉट फेयर पर्सन। फेयरनेस नहीं झलकती है। ट्रिब्यूनल को पावर तो दे दी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो फेयरनेस, जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी फेयरनेस नहीं झलकती है। अगर फेयरनेस नहीं है तो शेख हसीना का जो स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लगता है ऐसा कि इसमें दम है। जी बिल्कुल। दूसरी ओर सर मैं इस बीच आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से शेख हसीना का बयान निकलकर सामने आया, आईसीटी का फैसला निकलकर सामने आया, अब जिस तरीके से शेख हसीना का ये रिएक्शन सामने आया, तो माना जाए कि शेख हसीना जो है आईसीटी के फैसले के विरोध में वो आगे बढ़ सकती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट का रुख कर सकती हैं। करना चाहिए, क्यों, जब कोई विकल्प नहीं है। अगर उस आदेश को कहीं बांग्लादेश के कानून में चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी बड़ी अदालत में, तो उनके पास फिर कोई विकल्प ही नहीं होगा इसके अलावा। जी जी बख्शी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से शेख हसीना का ये बयान भी अब निकलकर सामने आ गया, आप कह सकते हैं कि उनका रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ गया है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश के अंदर एक अस्थिरता पैदा होती नजर आएगी, जिस चीज को लेकर बांग्लादेश की सरकार पहले से ही तैयार है? क्योंकि शेख हसीना के समर्थकों को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया था, बड़ी संख्या में उनके समर्थक अभी भी बांग्लादेश में मौजूद हैं, भले उनकी पार्टी बैन क्यों ना कर दी गई हो। नहीं, उनके समर्थक मौजूद हैं जी, इसमें दो राय नहीं है जी। आर्मी में भी हैं उनके समर्थक और सिविल स्ट्रीट पे भी हैं, ये बात तो, पर इतने नहीं हैं कि वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के ऊपर हावी हो सके। ये आपको ये बात मान के चलिए, इस समय जो फोर्स है वो सारी की सारी डिसिडेंट एलिमेंट के साथ में है अगेंस्ट शेख हसीना, ये भी बात है। और उनके पास पूरा है, और आप कोई इलेक्शन अगर होगा भी तो आप उसके नतीजे ये मत सोचिए कि बड़ी डेमोक्रेटिकली किसी ट्रू सिंबल के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर आएंगे, नहीं, ये नहीं होगा।
और अगर माना बिल्कुल बख्शी सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जो समर्थक अभी भी बांग्लादेश में मौजूद हैं, अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर स्थितियां बनती नजर आती हैं और भारत का रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सामने आता है। रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त जो है वो साझा करने के लिए। और बख्शी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी हम चर्चा करेंगे दूसरे मुद्दे पर। अब बात करेंगे हम इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कसम को लेकर, किस तरीके से उन्होंने